नमस्कार, राधे राधे। देखिए, आज हम जिस बारे में बात करेंगे कि भारत का जो संवैधानिक जो विकास है वो किस तरीके से किया गया। देखिए आप लोग, आपने एक बात देखी होगी, सन 1600 के अंदर एक भारत में एक कंपनी आती है जिस कंपनी का नाम था ईआईसी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी किस उद्देश्य से भारत आती है? वो उद्देश्य है इस कंपनी का केवल व्यापार करना। ये केवल व्यापार करने के उद्देश्य से ये कंपनी भारत आती है और ये कंपनी धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। और किस प्रकार ये कंपनी व्यापार के साथ साथ भारत के राजनीतिक मामलों में किस तरह से हस्तक्षेप करने लगती है, उसके बारे में आप देखिए। तो देखिए, आपने एक युद्ध देखा होगा जिस युद्ध को आप जानते हो, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, और आप लोग जानते हो कि प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? वो हुआ था 23 जून 1757 के अंदर। 23 जून 1757 के अंदर एक युद्ध होता है और जिस युद्ध को जाना जाता है प्लासी का युद्ध। और ये किस किस के मध्य हुआ? तो ये युद्ध हुआ था ईआईसी कंपनी वर्सेज नवाबों के मध्य। नवाबों के मध्य। तो इस कंपनी में जो ईआईसी जो कंपनी थी, इस कंपनी के अंदर ईआईसी की ओर से जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव क्या बनते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नेतृत्वकर्ता बनते हैं। और बंगाल के नवाबों की ओर से थे जिस व्यक्ति का नाम था सिराजू दौला। सिराजू दौला। अब ये व्यक्ति क्या करते हैं? ये युद्ध करते हैं जिस युद्ध को जाना जाता है प्लासी के युद्ध के नाम से। ईआईसी कंपनी और नवाबों के मध्य युद्ध होता है जिसमें ईआईसी कंपनी की ओर से नेतृत्व करता है लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के गवर्नर बंगाल के नवाबों के मध्य की ओर से हैं जिनका नाम है सिराजुद्दौला। अब क्या करते हैं इस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को कौन हरा देती है? कंपनी हरा देती है और विजय हो जाते हैं कौन? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव विजय हो गई और विजय होने के बाद क्या होता है? ये कंपनी धीरे धीरे भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगती। अभी नहीं, क्योंकि भारत के अंदर अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध था, उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। कब हुआ? 23 जून 1757। ईआईसी और बंगाल के नवाबों के मध्य, जिसमें ईआईसी की ओर से कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। सिराजुद्दौला किसकी ओर से थे? बंगाल के नवाबों की ओर। अब इस सिराजुद्दौला को हरा देते हैं किसमें? युद्ध के अंदर। आपने एक युद्ध और देखा होगा जिस युद्ध को जाना जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर के अंदर हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 के मध्य ये युद्ध होता है और ये भी किसके मध्य होगा? ईआईसी वर्सेज नवाबों के मध्य। नवाबों के मध्य, जिसमें ईआईसी की ओर से व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेक्टर मुनरो। कौन है? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ये व्यक्ति किसकी ओर से नेतृत्व करते हैं? कंपनी की ओर से। नवाबों के अंदर से जिनका नाम है अवध के नवाब। अवध के नवाब इस युद्ध में हो जाते हैं बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब और इस युद्ध में हो जाते हैं मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। कौन है? शाह आलम सेकंड। अब इस युद्ध में कंपनी इनको हरा देती है। किसको?
नवाबों को। अब हेक्टर मुनरो इसमें विजय हो जाते हैं। तो कंपनी ईआईसी कंपनी के द्वारा भारत में किस प्रकार व्यापार के साथ साथ भारत के राजनीतिक मामलों में राजनीतिक मामलों में राजनीतिक मामलों में क्या करती है, हस्तक्षेप करती है। किस तरीके से हस्तक्षेप करेगी वो आगे चलकर एक एक्ट हम पढ़ेंगे, जिस एक्ट को जाना जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उस एक्ट के अंदर क्या क्या विधियां थी, क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो अंग्रेजों के द्वारा ये लड़े गए युद्ध, इसके बारे में ये देखिए। अब आगे चलते हैं, तो देखिए आगे। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिक एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रावधान थे, इसके बारे में देखते हैं। तो उसमें पहली बात थी कि कंपनी कंपनी का कोई भी कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी का कोई भी कर्मचारी भारत से उधार या रिश्वत नहीं लेगा, नहीं लेगा, ठीक है। अगला इसके अंदर प्रावधान था कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेगा, निजी व्यापार नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये दो प्रावधान थे किसके अंदर, 1773 के रेगुलेटिंग। अगला प्रावधान था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। यानी जो बंगाल का गवर्नर था उसको जाना जाएगा किस नाम से, गवर्नर जनरल के नाम से उसे जाना जाएगा। उसके बाद जो इसके अंदर अगर हम बात करें कि बंगाल के प्रथम गवर्नर बनते हैं, जिस गवर्नर का नाम है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव बनते हैं। लॉर्ड क्लाइव में ये बनते हैं कौन, प्रथम गवर्नर बनते हैं। अगला पूछा जाएगा आपसे कि बंगाल के अंतिम गवर्नर की अगर हम बात करें कि बंगाल के जो अंतिम गवर्नर थे, उस गवर्नर का नाम था वारेन हेस्टिंग। कौन थे, वारेन हेस्टिंग। ये क्या बनते हैं, बंगाल के अंतिम गवर्नर बनते हैं। अब ये प्रावधान थे इसके अंदर नंबर 3। और बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, प्रथम, उसके बारे में देखते हैं। तब तक आगे चलते हैं। पहले बंगाल के प्रथम
बंगाल के प्रथम गवर्नर, किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नर जनरल। जनरल कौन बनते थे? वो बनेंगे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ये कौन बनेंगे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अगली बात करें कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल बनेंगे कौन? लॉर्ड लॉर्ड विलियम वेंटिंग। कौन बनते हैं ये? अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं। आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो आप बताइएगा। वो बने थे लॉर्ड विलियम, कौन बने थे? लॉर्ड विलियम वेंटिंग बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड विलियम वेंटिंग ये बंगाल के गवर्नर थे। तो ये गवर्नर से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था वो यहां पर क्लियर होता है। अगला प्रावधान बात करें इसके अंदर, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ये क्या था? इसके अंदर प्रावधान था जिसमें 1774 के अंदर, कहां पर? कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता के अंदर, और कलकत्ता में कहां पर? पोर्ट विलियम के अंदर, पोर्ट विलियम के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसके मुख्य कौन? प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनते हैं कौन? लॉर्ड इलिजा इम्फे। कौन बनते हैं? लॉर्ड इलिजा इम्फे बनते हैं। तो ये आपका जो 1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट था, इसके प्रमुख क्या थे? प्रावधान थे। ठीक है, और ये यहाँ पर प्रावधान आकर क्या जाते हैं? क्लियर हो जाते हैं, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल के नाम से जाना, गवर्नर को गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। अगली बात थी कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी होगा वो भारत से किसी भी प्रकार से क्या नहीं करेगा? रिश्वत नहीं लेगा। और अगर कोई भी कंपनी का कर्मचारी होगा वो भारत से किसी भी प्रकार से निजी व्यापार नहीं करेगा। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी जो 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो साथियों, ये आपके जो भारत के जो संवैधानिक विकास किस प्रकार, ये जो कंपनी थी EIC, वो किस प्रकार राजनीतिक गतियों को आगे बढ़ाती है, किस प्रकार व्यापार के साथ साथ एक अपनी ताकत बनती है भारत में, और धीरे धीरे राजनीतिक मामलों में भी धीरे धीरे हस्तक्षेप करने लगती है। तो वो क्या कारण था? 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के क्या प्रावधान थे? यहाँ से सामान्य पूछा जाता है एक दो प्रश्न। ठीक है, तो प्यारे साथियों, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।